नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल कृतिका पुस्तक का पाठ 2। हमारा पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कमलेश्वर जी के बारे में। कमलेश्वर जी का जीवन परिचय व उनकी प्रमुख रचनाएं। कमलेश्वर का पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। उनका जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 फरीदाबाद में हुई। नई कहानी आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका रही है। इन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी हैं। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता की पटकथा कमलेश्वर ने ही लिखी है। 2003 ईस्वी में इन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे। कमलेश्वर ने अपने 75 वर्ष के जीवन काल में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी हैं। अब हम बात करते हैं जॉर्ज पंचम कौन थे। हमारे पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जॉर्ज पंचम थे कौन। तो सबसे पहले हम उनका पूरा नाम जानते हैं। जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट, ये उनका पूरा नाम था। और इनकी मूर्ति लगी हुई है दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में। और इनका राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में 1911 ईस्वी में, जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई गई थी। 1911 में महाराज जॉर्ज व महारानी मेरी के तिलक हेतु दिल्ली दरबार सजाया गया। दोनों भारत के सम्राट व साम्राज्ञी घोषित किए गए। पर ये जो हमारा पाठ लिखा है वो 1961 की घटना पर लिखा है, जब महारानी भारत की यात्रा पर आई थी। हमारा जो पाठ है वो लिखा गया 1962 में। तो चलिए हम आगे जानते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय 1961 में उन्होंने साइप्रस, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और ईरान का दौरा किया था। और इसी समय जॉर्ज पंचम की नाक कहानी 1962 में लिखी गई, जिसमें कमलेश्वर जी ने इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित बातें स्पष्ट की हैं। हम जानते हैं अब हम मुख्य बातें पाठ की क्या हैं। लेखक ने नाक कटना मुहावरे का प्रयोग इस कहानी में किया है, जो व्यंग्यात्मक रूप से प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण के बारे में बताया है। पत्रकारिता की सार्थकता और व्यावसायिकता दोनों को रेखांकित किया है। पाठ, हमारा जो पाठ है वो शुरू होता है। अब देखिए, कमलेश्वर जी ने हर पैराग्राफ में व्यंग्यात्मक रूप से कहीं पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर व्यंग्य किया है और कहीं पर सांस्कृतिक व्यंग्य। तो वो हम जानेंगे पाठ के माध्यम से। साथ ही मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि जब महारानी यहाँ पर आई थी उस समय की ये घटना और एक छोटी सी बात जिसको लेकर यहाँ पर उन्होंने इस पूरा कहानी का कथानक तैयार किया है। जॉर्ज पंचम की नाक। नाक कटना और नाक काटना दोनों मुहावरे हैं और उनका सही सटीक प्रयोग इस कहानी में किया गया है। साथ ही नाक पर बहुत सारे मुहावरे बने हैं, पर यहाँ इन दोनों मुहावरों का किस तरीके से प्रयोग किया है हम कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। न्यूज़पेपर में छपा था कि रानी एलिजाबेथ अपनी पति के साथ भारत की यात्रा करने आ रही हैं। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। दर्जी मीन्स टेलर।
हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी? उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफान दौरा कर चुके थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जापान चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकालने के दिन बीत चुके थे, जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। अब देखिए इसमें क्या बताया है कि जमाना चेंज हो गया है। अब कौन साथ चल रहे हैं? फोटोग्राफर। तो जो न्यूज़पेपर में जो बातें आएंगी वो ही बातें अभी इम्पोर्टेंट हैं। आगे क्या है? इंग्लैंड के अखबारों की कतरने, मतलब इंग्लैंड के अखबार में जो छपता, दूसरे दिन भारत में भी वो ही हेडलाइन छपती। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने मतलब होता है पेपर की कटिंग। हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। ऐसी खबरें छपती इंग्लैंड के अखबारों में कि ये सूट जो तैयार हुआ, इसका रेशमी कपड़ा कहाँ से आया है? हिंदुस्तान से। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। जन्म पत्री छपने का मतलब है जन्म से लेकर वो क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, क्या उनको शौक है, कब वो रानी बनी, कितनी पढ़ाई की, हर बात उनके अखबारों में छपने लग गई। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने वाले पलने वाले कुत्तों तक की जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। अब देखो यहाँ पर अखबारों पर, न्यूज़पेपर पर व्यंग्य किया गया है कि वो एक चीज़ को, एक बात को महत्व दे रहे हैं और सारी घटनाएं जो उस समय घटित हो रही होंगी वो महत्वहीन हो गई और रानी के घर के जो कुत्ते हैं उनकी भी न्यूज़ छपने लग गई। ये बात यहाँ पर वो स्पष्ट करना चाहते हैं। आगे है, बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। मतलब कुछ भी बात वहाँ पर घटित हो रही है, कोई बात सुनने को मिल रही है कि रानी वहाँ जाएगी, इस मुद्दे पर कोई भी बात हो रही है, वो तुरंत भारत में भी न्यूज़पेपर उस बात को छाप रहे हैं। तो शंख इंग्लैंड में बजना और आवाज़ कहाँ सुनाई देना? हिंदुस्तान में। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत से क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। मतलब उनके खाने बनाने वालों का भी महत्व है और कितना महत्व है, क्या है, वो सब उसमें छापा गया। तो क्या कह रहे हैं, अब तो बहुत बड़ी बात हो रही है कि वो दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अभी देखो इसमें व्यंग्य किया गया है कि महारानी आ रही है तो दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, मानवीकरण किया गया है यहाँ पर। और क्या कहा है कि दिल्ली के प्रशासन ने दिल्ली की तरफ देखा कि क्या सुधार किए जाने चाहिए, कैसे उनको सफाई क्या करें ताकि दिल्ली महारानी के योग्य बने। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। कायापलट का मतलब है बदलाव होने लगा, चेंजेस आने शुरू हो गए। और वो चेंजेस क्या थे आगे देखेंगे हम। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा और देखा पर सड़कें, और किसी ने किसी को नहीं देखा पर सड़कें जवान हो गई, नई हो गई। जो टूटी फूटी थी, गड्ढे थे, पानी भरते थे, वो अभी चमकने लग गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। यहाँ का मतलब है कोमलांगियों की तरह श्रृंगार किया। और दीवारें आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हो एकदम नई हो गई। लेकिन ये बड़ी मुश्किल पेश थी।
वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर पंचम की नाक की बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी, और नाक इज्जत का प्रतीक होती है। तो क्या कहते हैं, दिल्ली ने अपने आप को चेंज कर लिया, काया पलट हो गया, एकदम चेंजेस आ गए। सड़कें जो पुरानी थी बिल्कुल नई हो गई, नई बना दी गई, और ऐसा लगा जैसे बुढ़ापे की धूल झड़ गई हो, एकदम जवानी आ गई हो। और जो इमारतें हैं दिल्ली की भी, वो भी कोमलांगियों की तरह है, एकदम नई ताजा हो गई, श्रृंगार कर लिया उन्होंने भी। तो अब बात है, सिर्फ नाक नहीं है दिल्ली में, पर पंचम की नाक की सबसे बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये दिल्ली में लगी हुई है, तो उसकी क्या नहीं थी, नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। अब आपको यहाँ पर स्टोरी बताई जा रही है कि वो नाक कैसे चली गई थी उस मूर्ति से, कहाँ, क्यों ऐसा हुआ था। इस नाक के पीछे बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। ऐसा क्यों कि भारत अभी स्वतंत्र हो गया है और उस समय भारत पराधीन था अंग्रेजों के, तो इसलिए गुस्से में लोगों ने ऐसे घटनाएं हुई और क्या सरकार के वहाँ पर चर्चाएं हुई वो यहाँ पर दिया गया है। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अब देखिए इसमें भी कितना बड़ा व्यंग्य है कि चर्चा हो रही है किसी मुद्दे पर ऐसे लोग भी होते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित होते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, देश में क्या है क्या नहीं है उनको कोई मतलब होता है। तो कहते हैं दोनों तरफ ऐसे लोग शामिल थे जो चुप थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। वो पुतला जो था उसके पहरेदार कर दिए कि कोई नाक ना काट ले जाए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घर में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हो रहा था। अब लाट का मतलब होता है मूर्ति। मूर्तियों के चारों तरफ सैनिक तैनात कर दिए गए और हो सके तो नाक नहीं कटनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई। गुरिल्ला युद्ध होता है छुप छुप कर वार करना, तो वो शुरू हो गया। उसी जमाने में ये हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे और लाट चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक ये परेशानी बढ़ी। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है प्रशासनिक व्यवस्था और कैसे वो लोग काम करते हैं, इसके बारे में पूरा व्यंग्य किया गया है। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों का मतलब होता है जो ध्यान रखने वाले होते हैं, जो देश के बारे में चिंता करते हैं, जो सोचते हैं, कि एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी एक मत से इस बात पर सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। मतलब अगर हम जॉर्ज पंचम को नाक नहीं लगा पाए तो हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हाल में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। मूर्तिकार अच्छा था पर वो गरीब था, तो आ गया, तुरंत हाजिर हो गया और अपनी तरह से दिमाग भी लगाना शुरू कर देता है। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगनी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे पता होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। उसने क्या कहा, ये मूर्ति कब बनाई गई और कहाँ बनी तो मैं लगा दूंगा। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये सब उसको जानकारी चाहिए। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ देखा
एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताना है। जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या हुआ, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ये प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया कि सब एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि तुम बताओ कि कहाँ से आया था पत्थर। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा व्यंग्य यहाँ पर कहा है कि फाइलें सब हजम कर चुकी हैं। आगे है, हुक्मरानों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक का दामोदार काम पर है, इस नाक का दारोमदार आप पर है, ये कहा गया। वो कमेटी जो बनाई गई, अब देखिए ये व्यंग्य है कि हर काम को के लिए एक कमेटी बना दी जाती है, फिर उस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। वो कब होता है किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर एक कमेटी बना दी कि आप ये काम करके दोगे। दामोदार का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। मसला, मुद्दा, मैटर। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो अपने हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज लाने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ये भाषण के ऊपर व्यंग्य किया कि जो है वो बोल दिया पर हुआ कुछ नहीं। वह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। वो जो बात कही वो तुरंत अखबारों में छप गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वह हताश लौटे। उनके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उन्होंने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, तैश में आना मतलब गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज हम अपना चुके हैं। देखिए कितना बड़ा व्यंग्य है यहाँ पर। विदेशों की सारी चीज हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन, हर तरीके से हम सांस्कृतिक रूप से वैसे बनते जा रहे हैं। जब हिंदुस्तान में वह बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सका? कहा कि हम पूरी तरीके से उनके कल्चर में भी ढलते जा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। सभापति को हुक्म हुआ, चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो, अगर आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाठ पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। क्या कहा उसने? कि हमारे नेताओं की भी तो मूर्तियां हैं, अगर कोई उनकी नाक इसकी नाक पे फिट बैठेगी तो हम वो उतार के मैं लगा दूंगा, कम से कम हमारी इज्जत तो बचेगी। तो क्या होता है, सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की ओर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों में वो घूम चुका। पंजाब गया पर कहीं पर भी उसको
नाक नहीं मिली। आकर उसने क्या कहा? आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कर आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। हमारे जो यहाँ पर ये भी एक व्यंग्य है कि गुण हो या हर चीज में श्रेष्ठ रहे। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, गुस्सा करने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाया और कहा, सुना था कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर इन तीनों की नाक भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लौट को मल करने लाया गया। उनकी जो मूर्ति है उनको साफ किया गया, रौनक लगाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ था। रोगन मतलब कलर। सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों की तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने सभी पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ये एक और उन्होंने क्या दी? सलाह दी। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। बात ऐसी थी कि सब चुप हो गए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ अब क्या होता है, अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। अब तीसरा उन्होंने क्या सलाह दी थी कि नाक तो मैं लेकर आ जाऊंगा, बस आप इजाज़त दे दीजिए। और अगर मूर्तियों की नाक फिट नहीं बैठी तो अब क्या करेंगे? हम जिंदा नाक लगा देंगे। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अखबारों में ये छाप दिया गया। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हाल में नाक लग जाएगी। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसा नाक जो कत्तई पत्थर की नहीं लगती। नाक लगी है, पर उन्होंने क्या कहा? एकदम असली लग रही है, जैसे पत्थर की बनी ही नहीं हुई है। ऐसी सुंदर नाक लगाई है, तारीफ की गई अखबारों में। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बार गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, कोई ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बूथ के लिए, मतलब मूर्ति के लिए। ये बात है दिल्ली की 1961 की। तो यहाँ पर लास्ट लाइनों में व्यंग्य किया है, और कितना बड़ा व्यंग्य है कि जो काम चोरी छुपे हुआ, अखबारों ने भी उसके लिए चुप्पी साध ली, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। उधर सरकार की तरफ से भी कोई दिखावे वाली बातें नहीं हुई। तो ये था हमारा पाठ,
और इसके प्रश्न उत्तर आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये पाठ पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।